एलियन एयरक्राफ्ट्स पर आई ऑफिशियल रिपोर्ट्स वापस ले ली गईं। गलत जानकारियां फैलाने के लिए जांच कराने के नाटक किए गए। विसल ब्लोअर्स पर पहचान छुपाने का दबाव डाला गया। कई सालों से एंशिएंट एलियंस में हम धरती पर एलियंस की मौजूदगी के सच को कवर अप करने की सरकारी कोशिशों पर से पर्दा उठाते रहे हैं। और अब नजर डालते हैं उस लिस्ट पर जो मेरे हिसाब से ऐसी कोशिशों के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो शुरू करते हैं मेरे टॉप 10 एलियन कवर अप्स। ये हैं साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, द टॉप 10 एलियन कवर अप्स। बहुत से लोग मानते हैं कि धरती पर एलियंस के आने के पक्के सबूत हैं और कई सालों से या कहें सैकड़ों सालों से दुनिया भर में सरकारें इस बारे में सच छुपाती आई है क्योंकि उनके लिए ये एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। मगर क्या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है? लोग तो यही मानते आए थे तब तक जब तक दिसंबर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक खबर नहीं छापी गई। और खबर ये थी कि यूएफओ इन्वेस्टिगेशन के लिए अमेरिकी सरकार एक सीक्रेट प्रोग्राम में काफी पैसे खर्च कर रही है। टॉप कवर अप्स के मेरे काउंटडाउन में नंबर 10 पर है ए-टिप। सोलह दिसंबर 2017 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक धमाकेदार खबर छपी। ग्लोइंग ऑराज एंड ब्लैक मनी, द पेंटागन मिस्टीरियस यूएफओ प्रोग्राम। ऐसा पहली बार था कि अमेरिकी जनता को सरकार के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का पता चला था। इसका नाम था द एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी ए-टिप। पेंटागन के ए-टिप जैसे प्रोग्राम का सामने आना ये वाकई बहुत बड़ी बात है। यूएफओ मामलों के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ये कहीं पर स्पेसशिप दिखने की बात नहीं है, ये यूएफओ के होने पर मुहर लगने जैसा है। खबर के मुताबिक ये प्रोग्राम 2007 से 2012 तक चला। पेंटागन के एक रिटायर्ड अफसर लुइस एलिजोंडो इसके इंचार्ज थे। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके थे। उनका काम था यूएफओ दिखने की रिपोर्ट्स की जांच करना और ये देखना कि क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। हालांकि ए-टिप को 2012 में बंद कर दिया गया था, मगर एलिजोंडो का दावा है कि वो इसके 5 साल बाद तक अपने पेंटागन ऑफिस में बैठकर इस पर काम करते रहे थे और इसमें उनकी मदद यूएस नेवी और CIA के अफसरों ने की थी। अक्टूबर 2017 में एलिजोंडो ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि इस बारे में ज्यादा ही सीक्रेसी बढ़ती जा रही थी। इस बारे में लुइस एलिजोंडो से मेरी आमने सामने बैठकर बात हुई है और बातचीत में ये साफ हो गया कि आगे और कुछ भी बताने का पेंटागन का कोई इरादा नहीं है। मगर एलिजोंडो ने इस प्रोजेक्ट का सच दुनिया को दिखाकर काबिले तारीफ काम किया है। पेंटागन छोड़ते वक्त एलिजोंडो ने फैसला किया कि वो ए-टिप में सालों तक हुई मेहनत सबके सामने लाकर रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम के फ्रंट पेज पर खबर छपने के दिन उन्होंने मीडिया को इस बारे में 3 वीडियोस भी भेज दिए। नेवी जेट्स पर लगे कैमरों में कैद हुए ये वीडियो अब तक सामने आए यूएफओ वीडियोस में शायद सबसे ज्यादा कमाल के थे। ओह माय गॉड, वाओ, ये है क्या? ये क्या चीज है? ए-टिप की ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो अभी बाहर नहीं आई हैं। थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, मगर बहुत कुछ आना अभी बाकी है। जून 2020 में सरकार ने लुई एलिजोंडो के दावों को स्वीकार करते हुए ये भी माना कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन कभी बंद ही नहीं हुई। अब इनका नया नाम है द अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना टास्क फोर्स। जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की बात है, ये सच बाहर आने से उनका ये शक मजबूत हुआ है कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे सरकार छुपाए हुए है
और ये भी कि यूएफओ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में ज्यादा चौंकाने वाले सच अभी बाहर आने बाकी हैं। नेवाडा रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस होने की अफवाहों को सरकारी अफसर हमेशा से ही नकारते आए हैं, मगर 2013 में अमेरिकी इतिहास के सबसे खास कवरअप से पूरी तरह से पर्दा हट गया। मेरी लिस्ट में नंबर 9 पर है एरिया 51। लैंगले, वर्जीनिया, 15 अगस्त 2013। सालों साल तक छुपाने और इनकार करते रहने के बाद CIA ने उन डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाइड कर दिया जिनमें एरिया 51 नाम की एक खुफिया मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी होने की बात थी। आखिरकार उन अफवाहों पर मुहर लग गई थी जिनके सच होने का दावा बरसों से यूएफओ कम्युनिटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कम्युनिटी करती आई थी। वहां के RTI एक्ट के तहत मिली एक अर्जी के कारण सरकार एरिया 51 की मौजूदगी मानने को मजबूर हो गई। बेशक अर्जी का जवाब आने में 10 साल से ज्यादा वक्त लगा, पर आखिरकार उन्होंने वो माना जो दुनिया जानती है कि एरिया 51 एक सच है। दक्षिणी नेवाडा के रेगिस्तान में 1955 से मौजूद इस टॉप सीक्रेट बेस को सेना के बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट का केंद्र माना जाता है। इन प्रोजेक्ट्स में U-2 स्पाई प्लेन से लेकर F-117 लड़ाकू जेट शामिल है। बहुत लोग मानते हैं कि एरिया 51 की कुछ खुफिया जगहों पर इससे भी बड़ा राज छुपा है। ये है बाहरी दुनिया के लोगों से संपर्क होने का राज। एरिया 51 से जुड़े हुए लोगों के दावे टाइम टू टाइम सामने आते रहे हैं। इन दावों में मीडिया या विसल ब्लोअर्स को साफ साफ बताया गया है कि एरिया 51 में दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अमेरिका ने झूठ बोलने और इनकार करने का तरीका अपना लिया और इसे कहा जाता है काउंटर इंटेलिजेंस। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से ही यूएफओ और एलियंस काउंटर इंटेलिजेंस की लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि हमें सच पता चले। हमने अब तक जिन कवरअप्स पर नजर डाली है वह चौंकाने वाले हैं, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से 1600 साल पहले इससे भी बड़ा कवरअप हुआ था तो, और ये कवरअप किसी मामूली चीज के लिए नहीं बल्कि पवित्र बाइबल में से कुछ जरूरी हिस्सों को हटाने के बारे में है। बल्कि बाइबल से निकाले गए इन हिस्सों ने ही एरिक वॉन डैनिकन को दुनिया के सामने एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी लाने को प्रेरित किया। काउंटडाउन में 8वें पायदान पर है द बुक ऑफ इनॉक। सेंट्रल एनाटोलिया, टर्की, 4वीं शताब्दी। क्रिश्चियन चर्च के 30 पादरी लेओडीसिया में एक सभा करते हैं। ये गुप्त बैठक बाइबल में से कुछ किताबें हटाने के बारे में है। इनमें से एक है द बुक ऑफ इनॉक। बाइबल के जानकारों के मुताबिक इस बैठक की वजह वो कंट्रोवर्शियल कहानियां थी जिनमें इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाने के लिए फॉलन एंजल्स धरती पर आते हैं। इन कहानियों को लोग तब तक सच मानने लगे थे। धार्मिक कथाओं में उन विद्रोही फरिश्तों की बातें हैं जो ईश्वर से झगड़ा होने के बाद धरती पर आए। उन्हें इंसानी औरतें सुंदर लगी तो उन्होंने उनसे शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाकर बच्चे पैदा किए। द बुक ऑफ इनोक में उनकी तादाद लिखी है कि 200 फरिश्ते ईश्वर का आदेश न मानते हुए धरती पर उतरे और उन्होंने हमारी औरतों के साथ संबंध बनाए। अगर फरिश्ते वैसे ही हैं जैसा हम सोचते हैं जो जन्नत में रहते हैं, तो फिर वो कैसे और क्यों धरती पर आकर इंसानी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहेंगे? हमें ईश्वर के इन संतानों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। पुरानी दंत कथाओं में तो ये कहा गया है कि ये इंसानों जैसे दिखते थे, पर ये आए बाहरी दुनिया से थे। हमें इन पुरानी कथाओं को नए नजरिए से समझना होगा।
फरिश्ते ना कहकर इन्हें हम बाहरी दुनिया के लोग कहें, हम आर्चिंगल्स की जगह एलियंस लीडर शब्द इस्तेमाल करें। कहीं जन्नत लिखा है तो समझे कि स्पेस की बात हो रही है। वक्त आ गया है आंखें खोलने का और सब कुछ नए नजरिए से देखने का। द बुक ऑफ इनोक की कहानियों के फरिश्ते क्या असल में एलियंस है जो धरती पर इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाने आए और इससे हमारा जेनेटिक मटेरियल बदल गया? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट यही मानते हैं। उनके मुताबिक बाइबल से द बुक ऑफ इनोक को हटाने का मकसद हमारे बाहरी दुनिया से आने के सच पर पर्दा डालना था। 1952 में जब कोल्ड वॉर अपनी चरम पर थी तब एक और सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जिसका मकसद यूएफओ के मामले को गहराई से जांचना था और पूरी दुनिया से उस वक्त ये बात कही गई थी। पर क्या सच में इसका असली मकसद सच को जानना था या फिर सच को छुपाना था? सच के नाम पर लोगों में गलत जानकारियां फैलाना मेरे टॉप 10 कवर-अप्स की काउंटडाउन में 7वें पायदान पर है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक। मार्च 2015 वॉशिंगटन डीसी में एयरफोर्स के कुछ आला अफसर प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च करने को इकट्ठा होते हैं जिसमें यूएफओ रिपोर्ट्स की जांच होगी। एयरफोर्स के कैप्टन एडवर्ड रपोल्ट की निगरानी में यह नई टॉप सीक्रेट एजेंसी यूएफओस और देश की सुरक्षा पर उनके खतरे को गहराई से स्टडी करेगी। प्रोजेक्ट ब्लू बुक में एक फॉर्म बनाया गया जिस पर लोग यूएफओ दिखने की रिपोर्ट डाल सकते थे, जैसे ये कैसा दिखता था, कुछ आवाज भी सुनाई दी क्या। एक रेफरेंस चार्ट भी था जिससे यूएफओ की एलिवेशन पता चल सकती थी। अगर यूएफओ से कोई खतरा नहीं था तो फिर यूएस एयरफोर्स लोगों से यूएफओस की इतनी डिटेल्स आखिर क्यों ले रहे थे? यूएफओ दिखने की सैकड़ों रिपोर्ट्स और तस्वीर आने और इंटरव्यू लेने के बाद जनवरी 1953 में कैप्टन रेपोल्ट और एस्ट्रोनॉमर जे एलन हाइनेक ने 33 केस छांटकर CIA के बनाए साइंटिस्ट पैनल के सामने रखे। पैनल के चीफ डॉक्टर HP रॉबर्टसन थे। पैनल ने ये कहकर सारे केस खारिज कर दिए कि ये नेचुरल फिनोमेना थे और इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। जे एलन हाइनेक के बेटे पॉल हाइनेक समेत बहुत से स्कॉलर्स ने कहा कि सरकार के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक का मकसद यूएफओ के सच सामने लाना नहीं था बल्कि सच पर पर्दा डालना था। एयरफोर्स को सच बताने से नहीं बल्कि जवाब तैयार करने से मतलब था। तो प्रोजेक्ट ब्लू बुक का मकसद था जितना हो सके उतने झूठे जवाब बनाना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेशक उन्हें हर केस को एक्सप्लेन करना था, पर उन्होंने माना कि रिपोर्ट किए गए 12,000 केसेस में से 700 यानी 5% केस उनकी समझ से बाहर थे। 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को ये कहकर बंद कर दिया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि यूएफओ देश के लिए खतरा थे या वो बाहरी दुनिया से आए थे। पर कहानी क्या वहीं खत्म हो जाती थी या वो एक शुरुआत थी? बेशक प्रोजेक्ट ब्लू बुक को 1969 में बंद कर दिया गया, पर एटिप से पता चला कि सरकार ने यूएफओ की जांच कभी बंद ही नहीं की थी, बस उन्होंने नाम बदला था। अब तो एयरफोर्स भी मान चुकी है कि यूएफओ की स्टडी रोकी नहीं गई है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसा कोई मिशन होता था, सिर्फ ये जानना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सरकार के और कितने ऐसे ही टॉप सीक्रेट मिशन रहे होंगे जो एलियन से जुड़े हुए हैं। और 1984 में एक ऐसे ही सीक्रेट मिशन का हम लोगों को पता चला जब इसकी जानकारी हॉलीवुड के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर तक पहुंच गई। टॉप 10 कवर-अप्स की काउंटडाउन में नंबर 6 पर है द मैजेस्टिक 12। बर्बैंक, कैलिफोर्निया, दिसंबर 1984।
फिल्म प्रोड्यूसर और यूएफओ रिसर्चर जेलमीर शेंडेर को घर का दरवाजा खोलते ही फर्श पर एक खाकी लिफाफा पड़ा मिलता है। डाक खाने की मोहर से पता चलता है कि ये न्यू मैक्सिको के एल्बुकर्की कस्बे से आया है, मगर लिफाफे पर भेजने वाले का पता नहीं लिखा है। दरवाजा खोलते ही उन्हें ये पैकेट पड़ा मिला। ये डाक से आया था। इसके अंदर डिब्बी में बंद एक फिल्म रोल था। मतलब उन्हें जो मिला वो एक प्रॉपर फिल्म रोल था। फिल्म को अब अच्छे से डेवलप किया गया तो आइजनहोवर ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट के 8 पेजेस के प्रिंट सामने आए। आइजनहावर ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट एक मेमो है। माना जाता है इसे साल 1952 में CIA के पहले डायरेक्टर रॉस्को हेलन कैटर ने निर्वाचित राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर को भेजा था। हेलन कैटर ने इसमें लिखा कि राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने धरती पर गिरे यूएफओ की स्टडी के लिए सरकार के अंदर ही मैजेस्टिक 12 नामक एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि रोजवेल समेत कई जगहों पर यूएफओ के क्रैश होने की रिपोर्ट्स हैं। आइजनहावर को ये सलाह खास तौर पर दी गई थी कि ये काम आगे भी सीक्रेट रहना चाहिए। मार्च 1994 जेमी शेंडेरे को आइजनहावर ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट मिलने के कोई 10 साल बाद मैजेस्टिक 12 के रिसर्चर्स को तब झटका लगता है जब फिल्म का एक रोल सामने आ जाता है। इस बार मैरीलैंड के एक यूएफओ ग्रुप को ये रोल मिलता है जिसे किसी ने विस्कॉन्सिन के ला क्रॉस शहर की क्विलिंस फार्मेसी से भेजा था। दस्तावेजों की जांच करने वालों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ भी थी, जो मैजेस्टिक 12 पर करीब 20 साल से रिसर्च कर रही थी। अप्रैल 2017 में एडिटर और रिसर्चर जॉर्जियो सुकलोस एल्बुकर्की शहर जाते हैं ताकि लिंडा से मिलकर ये जान सकें कि इन दस्तावेजों के बारे में उनकी क्या राय है। अगर मैं इसे ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ तो बात यह है कि किसी ने मौका मिलते ही कागज पर लिखे डॉक्यूमेंट्स की फोटोज खींच ली थी। क्या हमें पता है कि वो कौन था जिसने ये तस्वीरें खींची थी? ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्मी, CIA, DIA, NSA, NRO में रहे हैं और जिन्हें इस बात का अफसोस है कि ये बात बाहर क्यों नहीं आई। उनमें से ही कोई होगा जिसके पास ये मेमो कभी आया होगा। उसने शायद फोटो ले ली होगी और बाकी आप सब कुछ जानते ही हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं और स्टडी किए हैं उनमें से जो SOM-01 है, मतलब मैजेस्टिक 12 का स्पेशल ऑपरेशन मैनुअल, मेरे हिसाब से वो इनके सही होने का सबूत है, क्योंकि इस पर अप्रैल 1954 की मोहर है, मैजेस्टिक 12 के वॉर ऑफिस की असली मोहर। और ये टाइटल देखिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज एंड टेक्नोलॉजी रिकवरी एंड डिस्पोजल, टॉप सीक्रेट, मैजिक आईज ओनली। और देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें यूएफओ के जो फोटोज और ग्राफिक्स हैं वो सच में बिल्कुल असली हैं। सच में ऐसा पहले नहीं देखा। क्या अमेरिकी सरकार को 1940 में ही धरती पर एलियंस के आने का पता चल गया था? इसलिए उन्होंने एक टॉप सीक्रेट कमेटी बनाई जो इन रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि सरकारी अफसर कहते रहे हैं कि मैजेस्टिक 12 कभी था ही नहीं, पर जिन्होंने वो दस्तावेज देखे हैं वो सच्चाई जानते हैं। उन्हें कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला कि मैजेस्टिक 12 को रद्द कर दिया गया था। सबसे बदनाम यूएफओ कवर-अप्स में से एक 9 दिसंबर 1965 को हुआ था, जब मंदिर के घंटे जैसी कोई चीज पेंसिल्वेनिया के कैग्सबर्ग के जमीन से टकरा गई। टॉप 10 कवर-अप्स के मेरे काउंटडाउन में नंबर 5 पर है कैग्सबर्ग यूएफओ इंसिडेंट। 9 दिसंबर 1965 पेंसिल्वेनिया के कैग्सबर्ग में हजारों लोगों ने रात के वक्त आकाश में एक बेहद चमकीला आग का गोला गुजरते देखा। एक बड़ी सी चीज जंगल में गिरती हुई नजर आई। वहां मौजूद लोगों का दावा था कि वोक्सवैगन बीटल कार जितनी
बड़ी इस अजीब चीज से मंदिर की घंटी जैसी आवाज आ रही थी। जल्दी ही वहां ये बात फैल गई कि कैक्सबर्ग के जंगल में प्लेन क्रैश हुआ है। फायर फाइटर्स मौके पर जमा हो गए और उनमें से एक जिम रोमांस्की था। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं मार्च 1998 में उससे मिलकर बात कर पाई। वो उन 10 लोगों में से एक था जो क्रैश वाली जगह के आसपास 15 मिनट तक रहे थे, वॉलंटियर फायर फाइटर होने के नाते। वो लोग ये पता लगाने की कोशिश में थे कि वो क्या चीज थी। रोमांस्की ने बताया कि वो मंदिर की घंटी जैसा एयरक्राफ्ट था जिसका टॉप कॉपर कलर का था और नीचे की तरफ 4 इंच चौड़ा एक पट्टा था। ये पट्टा क्राफ्ट के चारों तरफ था और इस पर कुछ उभरे हुए निशान बने हुए थे। उसने और उसके साथियों ने कहा कि वो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स जैसे थे। क्रैश वाली जगह पर फायर फाइटर्स के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे सैनिकों के एक दस्ते ने उन्हें वहां से निकल जाने को कहा। सेना अचानक वहां पहुंच गई और उस इलाके को उन्होंने सील कर दिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि आसमान से गिरी उस चीज को एक आर्मी व्हीकल में डालकर वो किसी गुमनाम जगह पर ले गए और उन्होंने उस सारी बात को पूरी तरह से दबा दिया। सरकार ने कैक्सबर्ग में हुए क्रैश को मीटियोराइट कहकर रफा दफा करना चाहा, पर वो लोग जिन्होंने 9 दिसंबर 1965 के दिन जंगल में उस चीज को देखा था, वो जानते थे कि वो मीटियोराइट नहीं था। उस वक्त उन्होंने कहा कि वो मंदिर के बहुत बड़े घंटे जैसा क्राफ्ट था जो आसमान से गिरा था। कैक्सबर्ग में जो गिरा था आखिर वो क्या था, शायद हमें कभी पता ना चले, पर हम ये जरूर जानते हैं कि यूएस मिलिट्री को क्या मिला था एक मशहूर यूएफओ के केस में जो हुआ था इंग्लैंड में। किसी एलियन एयरक्राफ्ट के बारे में यह अब तक के सबसे भरोसे लायक फर्स्ट हैंड अकाउंट्स में से एक है। टॉप 10 कवर-अप्स के काउंटडाउन में नंबर 4 पर है रेंडलशेम फॉरेस्ट। रेंडलशेम फॉरेस्ट, सेफर काउंटी, इंग्लैंड। यूएस एयरफोर्स को लीज पर दिए गए एक एयरबेस के पास 26 दिसंबर 1980 के दिन दूर आकाश में अजीब सी रोशनी नजर आती है। ऐसा लगता है कोई जहाज क्रैश होकर गिर रहा है। एयरफोर्स के 2 लोग साइट पर भेजे जाते हैं। ईस्ट गेट नाम के एरिया से कोई 300-400 मीटर दूर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। गेट पर गश्त लगा रहे अफसरों को लगा ये रोशनी जंगल के ऊपर गिरी थी। उन्हें लगा कोई एयरक्राफ्ट या तो क्रैश हुआ था या किसी मुश्किल में था। तो उनमें से 2 लोग सर्जेंट जेम्स पेनिस्टन और एयरमैन जंगल के अंदर देखने गए। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें जमीन पर एक तिकोना विमान दिखाई दिया जिसका बेस कोई 3 मीटर चौड़ा था। मैंने देखा एयरक्राफ्ट की एक तरफ कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। मैंने सोचा उस पर लिखा होगा USAF यानी एयरफोर्स। वहाँ कुछ संकेत बने हुए थे, तस्वीरों वाले संकेत जो मेरी समझ से बाहर थे। मैंने उस एयरक्राफ्ट को हाथ से छूकर देखा, वो काफी नर्म था। हमें लगा शायद उसके अंदर करंट दौड़ रहा है जो जमीन पर जोर जोर से उछल रहा है। हमें लगा जैसे वो हमें अपनी ओर खींच रहा था। वो वहां करीब 45 मिनट तक रहा और फिर अचानक ऊपर उठने लगा और फिर वो अचानक हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। उस रात यूएस एयरफोर्स के कर्नल चार्ल्स हॉल्ट अपनी एक सर्च टीम लेकर क्राफ्ट के उतरने वाली जगह पर गए। वहां जाकर उन्हें पता लगा कि पेनिस्टन और बरोज की बताई जगह पर रेडियो एक्टिविटी काफी ज्यादा थी और जमीन पर एयरक्राफ्ट के उतरने से 3 गड्ढे भी बने थे।
वहाँ मुआयना करने के दौरान हमने आसमान में 4-5 चीजें देखी जो बहुत तेजी से चल रही थी और बेहद तीखे मोड़ ले रही थी, जैसे कोई किसी तरह की ग्रिड सर्च कर रहे हो। तब उनमें से एक तेजी से चलती हुई आई और हमारे ऊपर 3, 4 या 5 हजार की ऊंचाई पर आकर रुक गई। उसमें से रोशनी की एक बीम हम में से कोई 8 से 10 फीट दूर आकर गिरी। हमने देखा कि दूसरे क्राफ्ट्स भी वुड ब्रिज बेस पर ऐसे ही बीम डाल रहे थे। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं कहाँ फंस गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। इस घटना के इतने मजबूत गवाह होने के बावजूद डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये केस बंद कर दिया। पेडिस्टन और बेरोस को उनके सीनियर्स ने रैंडलशैम फॉरेस्ट की उस आंखों देखी घटना का ब्यौरा देने को कहा। इन दोनों का दावा है कि उन पर कुछ डिटेल्स नहीं बताने का दबाव डाला गया, खास तौर पर यह बात कि वो क्राफ्ट उन्हें बाहरी दुनिया का लगा था। मुझे पूरी बात काट छाट कर बतानी पड़ी। बहुत सी बातें छिपा ली गई और जब सच अधूरा हो तो वो सच नहीं रहता, झूठ बन जाता है। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा लगे कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, पर मुझे समझ आ गया था कि वो कुछ बातें हटाने को क्यों कह रहे थे। मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री के उस बंद केस को रिव्यू किया है और मैं ऑफिशियली ज्यादा कुछ किसी को नहीं बता सकता। और शायद वो क्राफ्ट असली थे, और अगर वो असली थे तो हो सकता है वो बाहरी दुनिया से आए हों। इंग्लैंड के विल्टशायर में एक पुरानी जागीर पर बने घर के नीचे पत्थर की खदानों का एक जाल बिछा है, जिनमें 1 सदी पहले तक खुदाई की जाती थी। ऐसी अफवाहें हैं कि ब्रिटिश सरकार ने वहां कुछ खुफिया यूएफओ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किए थे, लोगों की नजरों से बचा के। 2017 में मुझे ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसर रह चुके निक पोप के साथ उस साइट पर जाने का मौका मिला था। टॉप 10 के मेरे काउंटडाउन में नंबर 3 का कवर अप है रडलो मैनर। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में मौजूद विल्टशर काउंटी में बना है रडलो मैनर। देखने में ये किसी आम इंग्लिश मैनर हाउस जैसा लगता है, पर इसकी दीवारों के नीचे 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया की सुरंगें हैं, जो कई छोटे चेम्बर्स में बटी हुई है। कई वर्षों तक यहाँ प्रोवोस्ट एंड सिक्योरिटी सर्विस नाम का एक ग्रुप हुआ करता था। वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के जेम्स बॉन्ड की तरह थे, मगर 1950 से 1990 तक प्रोवोस्ट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज ग्रुप काफी गहराई से यूएफओ इन्वेस्टिगेशंस पर काम कर रहा था। साल 2007 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि सेना रडलो मैनर को अब इस्तेमाल नहीं कर रही है। अगर ये सच है तो क्यों इसे आज भी हर तरफ जंजीरों से घेरा हुआ है, और क्यों यहाँ सिक्योरिटी कैमरे और सुरक्षा के लिए कुत्ते मौजूद हैं? जवाब जानने के लिए एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट जॉर्जिया सुकलॉस जनवरी 2017 में रडलो मैनर के सुरक्षित इलाके में कदम रखते हैं। हम पहुंच गए। सच की तलाश में उनके साथ थे निक पॉप। फाइनली हम पहुंच गए। जब आप डिफेंस मिनिस्ट्री में थे तब आप इस एरिया के बारे में क्या जानते थे? मतलब इस एरिया में क्या कई बार यूएफओ को देखा गया था हवा में उड़ते हुए? इस पूरे एरिया में कई यूएफओस देखे गए हैं, और यहाँ रेडलो मैनर में रहने वाला स्टाफ उनकी इन्वेस्टिगेशंस किया करता था, लेकिन बरसों तक हम इससे इनकार करते रहे। हमने संसद को, मीडिया को और लोगों को यही बताया कि ये सब बकवास है और रडलो मैनर का इससे कोई वास्ता नहीं है। पर जब जानकारियां सामने लाने का फैसला हुआ तो पता चला कि लोग सही कहते थे। यहाँ पर बिल्कुल, और ये इमारत सचमुच ब्रिटेन की सीक्रेट यूएफओ रिसर्च का सेंटर थी। खासकर इसके नीचे मौजूद जो सुरंगें हैं वो सारी सुरंगें। यूएफओ कम्युनिटी का दावा है कि ब्रिटेन अपना एलियन हार्डवेयर यहीं पर रखता है, मतलब क्रैश हुए यूएफओ, और ये भी कि हर तरह की सीक्रेट रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन उन सबको यहीं से अंजाम दिया जा रहा है। तो इस एरिया को हम ब्रिटेन का एरिया 51 मान सकते थे।
या फिर आज भी मान सकते हैं? कहते हैं कि यहाँ एलियन बॉडीज रखी हैं। एलियन बॉडीज? क्या एलियंस के साथ सरकार के संपर्क के पक्के सबूत निक और जॉर्जिया के कदमों के ठीक नीचे मौजूद सुरंगों में छुपे हो सकते हैं? हालांकि कोई भी रडलो मैनर में नहीं जा सकता है, पर जमीन के नीचे बनी सुरंगों के लिए दूसरा रास्ता यहाँ से 2 मील दूर एक और सीक्रेट बेस कोरशैम कंप्यूटर सेंटर यानी CCC से भी जाता है। हालांकि नीचे तो वहां से भी नहीं जा सकते, पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट जॉर्जियो सुकोलोस उसे एक नजर देखने के लिए निक पॉप से वहां ले जाने को कहते हैं। मैं आता हूँ। गुड लक। थैंक यू वेरी मच। डिफेंस मिनिस्ट्री में अफसर रहे होने के नाते निक को नहीं लगा कि बिना NOC के उनका अंदर जाना सही। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ख्याल रखिए। तो इस वक्त हम यहाँ पर हैं, CCC पर। लाइट चल रही है। जैसा कि निक ने हमें बताया था कि यहाँ कांटेदार तार हैं, अंदर जाना बहुत मुश्किल है, और ये साफ दिख रहा है कि रास्ता जमीन के अंदर से है। जॉर्जियो सुकोलोस के सिक्योरिटी गेट पर पहुंचने के कुछ ही मिनट में मिलिट्री पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है। मेरे पास आपके लिए बस एक ही सवाल है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बदकिस्मती से उन्हें वीडियो बनाने से रोक दिया गया है, मगर क्यों? जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट को यकीन है, सरकार की सीक्रेट UFO इन्वेस्टिगेशंस के लिए ही रडलो मैनोर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि वहां बाहरी दुनिया की तकनीक और एलियन शरीर भी रखे हैं। वहां जो भी हो रहा है वो खास है। आज भी वहाँ हजारों लोग काम करते हैं, फिर भी कोई ये नहीं जान सकता कि वो वहाँ करते क्या हैं। उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक जगह ऐसी भी है जो बेशक UFO इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर है। 70 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी दुनिया ये तक नहीं जान पाई है कि उस दिन न्यू मैक्सिको के बड़े से रेगिस्तान में असल में हुआ क्या था। टॉप 10 कवर-अप्स के काउंटडाउन में दूसरे नंबर पर है द रोजवेल इंसिडेंट। साल 1947 के जुलाई महीने में न्यू मैक्सिको के रोजवेल कस्बे के बाहर रेगिस्तान में एक UFO धरती से टकराया था। ऑन रिकॉर्ड ये अब तक का सबसे मशहूर UFO इवेंट है, क्योंकि खुद आर्मी ने ही ये बताया कि UFO एक फ्लाइंग डिस्क था। 8 और 9 जुलाई को अखबार की हेडलाइन थी, रोजवेल के नजदीक एक फ्लाइंग डिस्क आर्मी के हाथ लगी। अखबार को ये खबर कैसे मिली? वॉल्टर हाउट, वो उन दिनों रोजवेल में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, उन्होंने ही अखबार को ये खबर दी। लेकिन आर्मी ने जल्द ही इस खबर को गलत बता दिया। कुछ ही दिन बाद रोजवेल में गिरे UFO को धरती की चीज बता दिया गया। सरकार ने दावा किया कि वो UFO नहीं बल्कि मौसम जानने वाला गुब्बारा था। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड पर तैनात चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जेसी मार्सेल क्रैश साइट से मिले मलबे को लेकर टेक्सास के फोर्ट वर्थ गए, जहां वो एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल रॉजर रैमी के साथ मीडिया से बात करने वाले थे। वो किसी कबाड़ी से कोई चीज उठा लाएं और उसी को ले जाकर मीडिया के सामने पेश कर दें कि देखो ये मिला है। जनरल रैमी ने ऐसा ही किया और मीडिया वाले ये देखकर अपनी जगह से उठे और वापस चले गए। लेकिन UFO रिसर्चर्स ने उस फोटोग्राफ को ढूंढ निकाला जो साबित करता था कि रोजवेल में आर्मी को मिले मलबे की जगह एक वेदर बलून मीडिया को दिखाया गया था। साथ ही ऐसे सुराग मिले जो दुनिया से छुपाए जा रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जनरल रॉजर रैमी ने जब जेसी मार्शल के साथ जो तस्वीरें खिंचवाईं, उनमें वो हाथ में कागज पकड़े साफ नजर आ रहे हैं। जनरल रैमी के हाथ में एक दस्तावेज था जिसे रैमी मेमो कहा जाता है। मॉडर्न फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एनालिसिस और तस्वीरों को बड़ा करने की टेक्निक के सहारे जब इसे पढ़ा गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया।
इस पर जो लिखा है वो हैरान करता है। मेमो की कुछ एक लाइंस जो समझ में आई वो ये थी कि क्रैश के शिकार लोग और हम वो डिस्क भेज रहे हैं। साफ है कि ये कोई वेदर बलून नहीं बल्कि ये कुछ और था और ये मेमो आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। असल में हमारे पास सबूत के तौर पर एक FBI मेमो है जिसमें लिखा है वहाँ जो कुछ भी मिला उसे एनालिसिस के लिए राइट फील्ड लाया जा रहा है। देखिए अब गुब्बारे के टुकड़े तो एनालिसिस के लिए नहीं लाए जाएंगे, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। क्या ओहायो के डेटन में बने राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में आज भी उस चीज के अवशेष मौजूद हैं जो 70 साल पहले न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में मिली थी? अगर ऐसा है तो क्या वो इस मलबे से बाहरी दुनिया की तकनीक को जानने की कोशिश कर रहे होंगे? पिछले कुछ सालों से डेटन के आसपास कई इम्पोर्टेंट UFO साइटिंग्स हुई हैं। देखने वालों का ये कहना है कि उनकी नज़र एयरफोर्स बेस पर रहती है और भारी दोपहर में भी अजीब से स्पेसक्राफ्ट उन्हें बेस के ऊपर मंडराते दिखे हैं। ये बातें तो सच्ची ही हैं क्योंकि एक सच ये है कि जब UFO दिखते हैं तब कोई जेट उड़ान नहीं भरता। जैसे हम जानते हो कि ऊपर क्या चल रहा है, शायद हमारे जेट एलियंस की तकनीक से बने हों। आखिर हम काउंटडाउन के पहले पायदान पर पहुंच गए हैं और मुझे लगता है कि ये सच में सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि इंसान पर इसका सबसे गहरा असर हुआ है और ये बिल्कुल सच है। एयरफोर्स में पहले कमांडर रह चुके रॉबर्ट सालस, उनके मुताबिक 1960 में UFOs ने अमेरिका की खास मिसाइल साइट को बंद कर दिया था। ये सब वो कैसे जानते हैं? क्योंकि वो तब वहीं पर थे। अब तक का मेरा नंबर 1 कवर अप है द मेलस्ट्रॉम न्यूक्लियर मिसाइल क्राइसिस। मोंटाना में मौजूद मॉमस्टॉम एयरफोर्स बेस, तारीख 16 मार्च 1967। सूरज उगने से थोड़ा पहले इस बेस के न्यूक्लियर मिसाइल हिस्से के पास मौजूद दरबानों और कारीगरों को आकाश में आगे पीछे झूलती अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। रोशनी इतनी तेज है कि जमीन पर खड़े लोग नहीं जान पाते कि ये क्या है। पर जब इनमें से एक रोशनी बेस की दीवार के बाहर आकर रुकती है तो एक दरबान अपने सीनियर को UFO दिखने की जानकारी देता है। वहां रखी एक मिसाइल अचानक ऑफलाइन हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही देर में मिसाइलों का पूरा जखीरा ही रहस्यमयी तरीके से डीएक्टिवेट हो गया। ये बहुत परेशान करने वाली बात है क्योंकि अगर किसी दिन UFOs हमारे दुश्मन बन जाते हैं तो हमारे सारे न्यूक्लियर हथियार मिट्टी बन जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। जून 2019 में जॉर्जियो सुकलोस ने एक ऐसे इंसान से मुलाकात की जो उस ऐतिहासिक UFO इवेंट की रात मॉमस्ट्रॉम बेस पर ही तैनात थे। ये थे रिटायर्ड एयरफोर्स मिसाइल लॉन्च ऑफिसर रॉबर्ट सैलस। हालांकि कोल्ड वॉर खत्म होने पर मॉमस्ट्रॉम बेस बंद कर दिया गया था, पर मॉमस्ट्रॉम जैसे ही साउथ डेकोटा में बनी मिनिटमैन मिसाइल फैसिलिटी जनता के लिए खुली है। आइए अंदर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए मुझे उस रात क्या हुआ था? मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया। वो तकरीबन चिल्ला रहा था, मतलब वो काफी डरा हुआ था। उसने कहा अपने सारे गार्ड्स को हथियारों समेत यहाँ लेकर आइए। हम वहां पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ी लाल पीली रंग की गोलाकार चीज फ्रंट गेट के ऊपर मंडरा रही थी। अचानक तेज आवाजें और अलार्म सुनाई देने लगे। हमने कंट्रोल पैनल की तरफ देखा और फिर बूम बूम बूम, एक एक करके सब बंद। ये बेहद चौंकाने और डराने वाली बात रही होगी कि कोई बेहतर तकनीक के सहारे हमारे खतरनाक मिसाइल्स को भी बेकार कर सकता है। बिल्कुल, और इसी कारण मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो दरअसल बाहरी दुनिया के थे। वो UFO धरती के बाहर ही बने थे, क्योंकि हमारे पास ना उस वक्त और ना आज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है
आपने कोई रिपोर्ट की या उस बात को लेकर कोई डिस्कशन हुआ? हमें स्क्वाड्रन कमांडर ने अपने ऑफिस में बुलाया और तब उसके साथ खड़ा एक आदमी हमें कागज थमाकर बोला, इस पर साइन करो। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो वो बोला कि इस इंसिडेंट के बारे में नॉन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, आप में से कोई भी इस बारे में कभी बात नहीं करेगा। तो आपको ऑर्डर दिया गया था? वो ऑर्डर ही था, हमने साइन कर दिए। और फिर इस बारे में मैंने 27 साल तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया और इसे एक राज ही रखा। मिसाइल ऑफ कैसे हुई, इस पर किसी मिलिट्री ऑफिसर ने कभी कोई सफाई नहीं दी। क्या ये सब एलियंस ने किया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं। वो कहते हैं कि हमें पूरा सच शायद कभी पता न चले, क्योंकि 50 साल से यूएस मिलिट्री इसे छुपाती आई है। और इसी के साथ मेरी ऑल टाइम टॉप 10 ग्रेटेस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कवर अप्स की लिस्ट खत्म होती है। पर सवाल अब भी वही है कि हमें आखिर अंधेरे में क्यों रखा जाता है? क्या उन्हें लगता है कि इसमें हमारा कोई फायदा है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से वो हमें नहीं बताते? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हम इंसानों को सबूतों की तलाश जारी रखनी चाहिए और सच जानने की मांग करनी चाहिए। सब कुछ साफ साफ जानने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे तो सच जानना है, और आपको?